गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान और ये अभी तक है अरबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक है। एक लफ्ज़ आप एक्स्ट्रा ऐड किया करें, वो जरूरी होता है, ठीक है? जैसे मैंने कहा, ये अभी तक। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी मॉर्निंग अच्छी हुई है और सही हुई है। अभी हमारी मॉर्निंग में कोशिश होती है कि आपकी सुबह को एक अच्छा सा, जिसे कहते हैं ना, किक स्टार्ट हो जाए, उससे आपकी मॉर्निंग एक अच्छा सा स्टार्ट दे दें। और खुद हमारी हालत चाहे जैसे भी हो, हम कोशिश करते हैं कि वी शुड स्प्रेड स्माइल्स। यही हम सब का मिशन होना चाहिए। कल मैं बात कर रहा था कि किसी जगह बैठा हुआ कि हमारे यहाँ इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी टेंशन है, कोई अच्छी खबर ही नहीं आती। कभी मईशत के हवाले से, कभी सैलाब के हवाले से, कभी पॉलिटिक्स के हवाले से, मतलब कोई अच्छी खबर है। लिटरली अगर आप अपने सोशल मीडिया को भी स्क्रॉल डाउन करें तो या तो कोई बेचारा अपनी दुखी पोस्ट डाल रहा होता है, या उसको किसी को पेट्रोल महंगा होने की शिकायत है, किसी को कोई मसला है। मतलब किसी की जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है। एक बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि अच्छी खबर आती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि अच्छी खबर है नहीं। अच्छी खबर है क्या? बहुत सारी बुरी खबरों के अंदर दब जाती है। ठीक है भाई, आपकी सोचे, अगर आप सोचे बगैर मुझे इस तरह की एक अच्छी खबर बताइए। लेट्स सपोज वेदर इज अ गुड न्यूज़, इट्स अ गुड वेदर। आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। आपकी सेहत अगर अच्छी, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सुबह हशाश बशाश उठते हैं। खुशी आपको तलाश करनी पड़ती है अपनी जिंदगी के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बुरी खबरों के अंदर अगर आप थोड़ा सा हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे और अपने आप को भी खुश रखेंगे तो आई थिंक दिन आपका अच्छा गुजरेगा। पॉजिटिविटी इन शॉर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिर भी प्रोग्राम के स्टार्ट में अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है। हम सैलाब के बारे में बात करें। सैलाब के हवाले से हम बात करें, ऑब्वियसली हमने बलोचिस्तान ओवरऑल तमाम तर जगहों पे जो सैलाब की सूरत हाल देखी, जिससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसमें कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी इमदाद की अपील की और आज हमने स्टार्ट में ही सोचा, इमरान इनफैक्ट कह रहे थे कि आज हम स्टार्ट में ही लोगों से अपील करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से कि जो लोग अपने तौर पर कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। सैलाब के से मुतासरा जो अफराद हैं, फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत शफाफ तरीके के साथ डोनेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, टेंट्स की शक्ल में, खाने की शक्ल में, दीगर चीज़ों की शक्ल में वो वहाँ पर लोगों को पहुँचा रहे हैं और ग्राउंड जाकर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने तौर पर किसी ऐसी NGO को जानते हैं या आप खुद जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर जाकर इन लोगों की हेल्प करें, क्योंकि ये जो रिलीफ और जो हेल्प और रेस्क्यू वाला एक अमल है, इसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर तबाही हुई है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा है कि वसाइल हुकूमत के पास तो है ही नहीं। आपको मालूम है कि बलोचिस्तान और साउथ पंजाब वैसे ही कितने मुश्किलात का शिकार रहते हैं। इस सिलसिले में जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि एक बड़ी तादाद है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, वो भी हमें देख सकती है। तो अगर कोई देख रहे हैं तो वो अपना किरदार ज़रूर अदा करें। और हम हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ देखते हैं। दे ऑलवेज कम टू हेल्प पाकिस्तान। दे आर द बेस्ट पीपल वी हैव। इसमें कोई हमें दो राय नहीं है। आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए। सो जो भी लोग देख रहे हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़रूर कोशिश करें कि हेल्प करें। और हमारी दुआ भी है, इस दुआ के साथ ही इनफेक्ट आज का दिन शुरू करते हैं कि अल्लाह इन लोगों की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। आगाज में आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। मुआशी बेहतरी के दावे अवाम पर भारी पड़ गए। महंगाई का जिन कंट्रोल से बाहर, बिजली के बिलों से परेशान अवाम के लिए बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के साथ डेंगू ने भी खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में अब तक 2 मरीज जाँ बहक, 537 डेंगू केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी डिवीजन में डेंगू इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान की पहली डिजिटल एविएशन एकेडमी बनाने वाली खातून पायलट कदर सरफराज होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में अफेरा फैज बताएंगी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए दरियाए रावी पर स्पेशल वाटर रेस्क्यू टीमें कश्तियों के साथ तैनात और उनके इक़दामात के बारे में। और सेगमेंट साइंस एंड टेक में जानिए अंडों का पाउडर कैसे बनता है, अफादियत क्या है। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत से तमाम खतरात टल गए हैं, वो मुस्तहकम हो रही है, लेकिन ऐसा बज़ाहिर होता नजर नहीं आता। एक हफ्ते से रुपया फिर मुसलसल गिरावट का शिकार है। डॉलर फिर तेजी से ऊपर जाना शुरू हो गया। ओपन मार्केट में फिर तकरीबन 220 रुपए तक डॉलर पहुंच चुका है। इफ स्टॉक मार्केट, तो इसमें भी मुसलसल मंदी देखने में आ रही है। हफ्तावार जो महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह, और हमने आपको रिपोर्ट किया था 42% पर पहुंच गई है। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। हम 2 डिजिट पर महंगाई जाती थी, परेशान
परेशान हो जाते थे। दूसरी जानिब हम अगर जो माहाना मंथली जो इन्फ्लेशन की रेशो है इसकी हम बात करें तो ये 25% तक है। बिजली के बिल जो कि खतरे की तरफ मंडला रहे हमारे सर पे, अवाम का जीना दोभर हो गया है। इसके बावजूद हुकूमत है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी कर चुकी है। 4 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। और अगर स्टेट बैंक की बात करें तो आइंदा 2 माह के लिए जो शरह सूद है वो 15% तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इट मीन्स कि कोई बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं देखने जा रहे हैं। और इसका मकसद यही बताया जा रहा है कि बैरूनी दबाव रुपए को इस्तेहकाम देने के लिए करंट अकाउंट खसारे को रोकना है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो डॉक्टर खाकान, ऑब्वियसली हम IMF और दूसरे मुल्कों की बात करें, अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा कि रुपया नीचे और फिर डॉलर में जो एक ऊपर उसने जाना शुरू किया है। स्टॉक मार्केट की सिचुएशन भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन स्टिल हुकूमत इस मामले में शोर नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जो रुपया है उसमें इस्तेहकाम आएगा, डॉलर नीचे आएगा। आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? Bismillahirrahmanirrahim. It's my pleasure to be on one of my favorite morning shows with my 2 favorite anchors. Thank you, so kind of you. अच्छा, आपने पहले 2 बातें बहुत अच्छी की हैं, मैं उस पर कमेंट करूं। आई थिंक बलूचिस्तान की जो इस वक्त फ्लड्स की पोजीशन है उसको मीडिया की भी इनफ कवरेज नहीं मिल रही और सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि पॉलिटिक्स हैज टेकन ओवर आवर लाइव्स। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये अपील की, इसको करते रहें। आप ये सोचिए कि उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं बच्चों के। सो दिस इज द सिविरिटी, ये जो संगीनी है सूरत हाल की ये है। सो हम ज़रूर लोगों से अपील करें और हम खुद भी जो कर सकें, हमें फ़ौरन वो पैसे गवर्नमेंट को डोनेट करने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे पहुँचने का भी गवर्नमेंट ही एक बहुत बड़ा जरिया है। दूसरा, आपने हैप्पीनेस की बात की। मैं हैप्पीनेस के बारे में ज़रूर एक चीज़ कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो वेयरएवर आई लिव आई ट्राई टू मेक इट अ हेवन, कि मैं उसको एक जन्नत सी बना लेता हूँ। उससे मतलब यह है कि यू नो हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड। मतलब हम सुबह उठ सकते हैं और जाके एक वॉक ही कर लें, तो यूजुअली अ वॉक इन द मॉर्निंग मेक्स माय डे। सो हैप्पीनेस एक एटीट्यूड है। हम सैड से भी जिंदगी तो गुजरनी है और हैप्पीनेस से भी गुजर सकती है। सो आज आपने दोनों बहुत अच्छे टॉपिक्स थे कवर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड यू नो माय 2 cents on both of those. अब यह है कि देखिए, इकोनॉमी में एक इमिनेंट थ्रेट खड़ा हो गया था कि हम एक सीरियस क्रंच में आ गए थे। हमारे पास जो डॉलर्स थे वो बहुत कम रह गए थे और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो थी IMF का प्रोग्राम का डिले होना। हमारे रिजर्व्स इस वक्त भी 7.8 बिलियन डॉलर में है। अब आप कहेंगे कि जी इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये कि ये हमारी 1 माह और कुछ दिन की जो इंपोर्ट्स हैं, इस वक्त हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या हैं, वो 6 से 7 अरब डॉलर की हैं। सो अगर हमें अपनी इंपोर्ट्स को कवर रखना हो तो हमें 3 माह का रखना चाहिए, जिसका मतलब है हमारे रिजर्व्स 20 अरब डॉलर के करीब होने चाहिए। ये वो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होल्ड करता है, वो 7.8 बिलियन डॉलर्स के हैं। सो ये अलोन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो प्रेशर है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। अब इनको बिल्ड करना जो है वो हमारा IMF प्रोग्राम है, वो हमारा ADB, वर्ल्ड बैंक, IDB, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की लोन्स हैं, बायलैटरल्स हैं, फिर हमारी नई FDI है। अब हुकूमत कतर जा रही है कि वहाँ से कुछ FDI ली जाए, UAE जो है वो इन्वेस्ट करेगा। सो अभी हम इस प्रोसेस में पड़े हैं कि हम इस जो इमिनेंट थ्रेट था उससे निकलने के लिए और उस पर थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए हम ये करना चाह रहे हैं। सेंटिमेंट जो है वो ड्रॉप कर जाता है, बिकॉज जैसे ही अब कल या परसों में जो हुआ है, जो आपने रुपए में देखा फ्राइडे और मंडे को, वो ये है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हाइटन हुई, उसके साथ साथ दुनिया में जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हुआ। हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की जो न्यूज़ 2 आई, और एक का मैंने जिक्र किया रिजर्व्स का, दूसरी का आपने किया कि 42.3% फूड इन्फ्लेशन आई। तो आप ऑब्वियसली सेंटिमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज डेटा ड्रिवन सेंटिमेंट है मार्केट प्लेयर्स का। सो मार्केट प्लेयर्स ने, मैंने भी कहा कि यार शुड आई बी होल्डिंग द डॉलर। डॉक्टर साहब एक सवाल इसमें बड़ा अहम है, आपने बड़ी अच्छे तरीके से इसको एलेबरेट किया। हम हमेशा जब भी अपनी माशी मसाइल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर है, हमें अपने खर्चे कम करने हैं, हमें अपनी जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अपने रेवेन्यूज को बेहतर करना है, इस पर तवज्जो देनी है। टैक्सेस और टैक्सेस कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स
कलेक्शन हमें बेहतर करना है, इस तरह की चीज़ें। तो आपके ख्याल में क्या हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए वो इक़दाम किए? टैक्सेस तो हम धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं, IMF से भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सुफरा से भी हम मिल रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैसे आ जाएं बाहर से। हमने डोमेस्टिक अपनी कितनी तब्दीलियाँ की हैं अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आपके ख्याल में? ये आपने कलीदी बात की है, और जो आप अभी खड़े हैं जिसमें हम कहते हैं कि करंट अकाउंट का डेफिसिट या बैरूनी डेफिसिट बहुत बड़ा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो आपका मालियाती खसारा यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो आपने खर्चे किए पिछले साल जुलाई से लेकर जून 2022 तक, जो आपका मालियाती साल FY 2022 गुजरा, और जो आपने कमाई की पूरे पाकिस्तान में, उसका जो खसारा है वो एवर हाईएस्ट है जो पाकिस्तान ने टच किया, वो 25 अरब डॉलर है। मैं क्यों इसमें डॉलर, हालांकि है वो 5280 अरब रुपए, पर जब आप 25 अरब डॉलर देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार हम IMF से 6-7 अरब डॉलर के लिए इतनी कोशिश करते हैं, और खसारा मुल्क में अगर हम 25 अरब डॉलर का करते हैं तो हमारा हाउस कहाँ आया ऑर्डर में। ये है कलीदी बात जो आपने की है। अगर ये 25 अरब की बजाय लेट से 18 अरब डॉलर होता या 15 अरब डॉलर होता, ये यानी कि 5280 की बजाय ये 4000 अरब होता, आपके एक्सपेंडिचर्स का कंट्रोल होता। और ये ज्यादा हुआ इस वजह से है कि कुछ रेवेन्यू में आपने नहीं कमा सके, आप एक नॉन टैक्स रेवेन्यू था उसमें बहुत कमी हुई। दूसरा, आपके खर्चे जो हैं वो बहुत बढ़ के आए कंपेयर टू जो आप इमेजिन कर रहे थे। सो इसको अगले साल में अगर ठीक करेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि आपका जो फिस्कल का जब खसारा कम होगा तो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये क्यों है? देखिए ना, क्योंकि रुपए चेज कर रहे हैं गुड्स को, यानी कि जब हुकूमत खर्च कर रही है और ज्यादा खर्च करती जा रही है तो चीजें तो शायद उतनी ही बन रही हैं मुल्क में, तो वो उनकी कीमत बढ़ रही है। सो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा अंसर इस मालियाती खसारे से आ रहा है, और दूसरा यही खर्चा जो है इंपोर्ट्स को भी बढ़ा रहा है, तो आपका बैरूनी खसारा बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है कि अब आपका जो अगला साल है वो इस चीज पे बेस्ड है कि आपने अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करके मालियाती खसारा कंट्रोल। ठीक हो गया। डॉक्टर खाकान, दूसरी जानिब स्टेट बैंक की भी अगर हमने बात करनी है तो आइंदा 1.5 माह के लिए 15% जो शरह सूद है उसको बरकरार रखने के हवाले से उन्होंने कहा है, और पर्पस यही बताया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, जो तलब है उसमें इतदाल की एक सिचुएशन आएगी, या बैरूनी पोजीशन जो है वो हमारी बेहतर होगी। आपको लगता है कि जो सारी सिचुएशन के लिए शरह सूद को उस तरह से मेंटेन रखा जाएगा, क्या ये टारगेट या गोल हम अचीव कर पाएंगे इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद? तो अब आपने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी की तरफ हिंट किया। एक पॉलिसी होती है जो मालियाती खसारे को संभालती है, और दूसरी पॉलिसी होती है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई भी दुनिया का सेंट्रल बैंक रन करता है। और उसका एक अहम जुज़ जो है वो है आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री। और इसको हम आसानी से यूं समझते हैं कि मैंने लेट्स से एक नई गाड़ी लीज करनी थी और इंटरेस्ट रेट मुल्क में 8% है सिर्फ, तो मैं कहूँगा यार 8% तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, 1 लाख पे मेरी जो किस्त है वो सालाना 8,000 रुपया बनेगी, तो मैं गाड़ी लीज कर लेता हूँ। अब मैं गाड़ी लीज करता हूँ तो इम्पोर्ट होती हैं चीज़ें, जो CKD हम किट जिसकी बात करते हैं, तो इम्पोर्ट बढ़ती है। अब जब एज अ पॉलिसी मेकर मैंने इस शरह सूद को 15% कर दिया, तो फिर मैं ही एज एन इंडिविजुअल कहूँगा कि अब मेरी किस्त 15,000 रुपया हो गई है सालाना। नहीं भाई, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी जो सैलरी है उसमें और मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग देखकर मैं ये अफोर्ड, तो मैं वो गाड़ी नहीं मंगवाऊंगा। जब मैं गाड़ी नहीं मंगवाऊंगा तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट भी कम हो गई और लोकल डिमांड भी चीजों की कम हो गई। यही मकसद है दुनिया भर में इस वक्त स्टेट बैंक्स जो हैं वो ये कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स। मेरी अमेरिका भी बात होती है, बांग्लादेश भी हुई, ऑस्ट्रेलिया भी हुई, सब ने अपनी शरह सूद को बढ़ाया है। और उसका मकसद यही है कि आपकी जो डिमांड है, आप और मैं जो गुड्स खरीदते हैं वो कम खरीदें और इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो जाए, यानी कि गाड़ियों की तलब, मोटर बाइक्स की तलब, बाइक्स की तलब, ये सब कम हो जाएं, ताकि ये जो इंपोर्ट है वो भी कम हो जाए और हमारी जो इकोनॉमी में खसारे चल रहे हैं वो कम हो जाएं। और सो यही मकसद है इसको बढ़ाने का। इसको पिछले सिर्फ ये मैं कह दूं कि बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, ये सितंबर से अब तक 8% हमने इसको बढ़ाया है। सो वी आर, और मैं एक गुड न्यूज यहाँ पे देता हूँ बिजनेस कम्युनिटी को। मेरा ये जाती ख्याल है कि अगर इन्फ्लेशन
सितंबर के बाद बेहतर होना शुरू हो गई। तो हमने जो पीक रेट्स हैं, क्योंकि बिजनेसमैन बड़े कंसर्न होते हैं कि जी मैंने कारोबार करना है, मेरी शरह सूद, आई थिंक वी हैव हिट द पीक रेट्स। इधर से आने वाले 6 माह के बाद आई थिंक कि कुछ बेहतरी की गुंजाइश पैदा होना शुरू हो जाए। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा नुक्ता आपने उठाया, और चूंकि और शरह सूद को आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इसके बढ़ने से किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी आप थोड़ा सा स्लो डाउन मईशत को करते हैं। मेरा कंसर्न यही था, कुछ हद तक आपने एड्रेस कर भी दिया कि फिर जो छोटे सरमायाकार हैं, अगर बैंक उनको लैंडिंग नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी, लेकिन वो ओब्वियसली हम सफ़र करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक तो ये जो कानून साजी का जो प्रोसेस है, जैसे ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी होती है, कल भी हमने देखा जो नए टैक्सेस लगाए गए और ताजरों के हवाले से जो उन पे सेल्स टैक्स लगाया गया और जो पहले फिक्स टैक्स की तजवीज़ थी उसको अमेंड किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आने वाले वक्त में? सो आई एम रियली ग्लैड कि आज हम बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, और बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ ये आई कि हमने बजट तो अभी दिया, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पेश आ गई कि बजट के देते ही 1 माह के अंदर अंदर हम एक जिसको मिनी बजट आम लोग समझते हैं, या हम बजट में तरमीम करने जा रहे हैं। देखें, एक तो ये बात है कि मैं नहीं इससे एग्री करता कि जो हमारे ट्रेडर्स भाई हैं, हमारी जो ये कम्युनिटी है, हमारी होलसेल और रिटेल ट्रेड है, इसको अब बहुत सोचना पड़ेगा। इसको हमने बहुत अरसा प्रॉपर्टी की तरह टैक्स से बाहर रखा है। आज हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। इन पे एक 42 अरब रुपए का टैक्स जो है वो नाफिज किया गया, और वो भी फिक्स टैक्स था। मैं फिक्स टैक्स का भी हामी नहीं हूँ। वो इसलिए कि मैं, आप और कोई और हजरात और ख़वातीन मिलके ये कैसे हो सकता है, मेरी इनकम फ़र्क है, आप दोनों की इनकम फ़र्क है, हम क्यों एक ही टैक्स दें? आप अगर ज़्यादा इनकम कमाते हैं आप ज़्यादा दें, मैं आपसे ज्यादा कमाता हूं तो मैं आपसे ज्यादा दूं, पर हम तीनों पर एक ही टैक्स लगा दें। चले, हमने फिक्स टैक्स रजीम में ले आए, कुछ स्लैब्स क्रिएट की, 3,000 की, 10,000 की, और आई थिंक 7,000 की 3 स्लैब, पर हमने उसको भी नहीं माना और हमने कहा कि नहीं, हमें ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और चूंकि चलें उसकी एक डायमेंशन है, कुछ उसमें ठीक भी होगा, कुछ हुकूमत ने काम कम किया होगा, सो हमने इसको आज तीसरी दफा वापस लिया है। मैं हुकूमत में 2 दफा था जब हमें वापस लेना पड़ा, और अब आज तीसरी दफा हमने उसको पूरा करने के लिए कुछ टैक्सेस लगाए गए हैं और उसमें एक तरमीम की गई है। ये अच्छा तरीका इसलिए नहीं है कि हमेशा टैक्सेशन जो है वो असेंबली के थ्रू होनी चाहिए, बट हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं और उनको ये करना। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आप जब भी आपको दावत देते हैं आप तशरीफ, जैसा कि आपने कहा, सहर हासिल तो यकीनी तौर पे हमारे लिए सहर हासिल गुफ्तगू है, और ये बहुत ज़रूरी है ऑफन से कि इकोनॉमी पे बात सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे क्रिटिकल इस वक्त टॉपिक यही है। अल्लाह करे सूरत हाल बेहतर हो। सूरत हाल क्या है हमने आपके सामने रखी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से। हम करते रहते हैं, हमारा खासा है, और ऐसी ख़वातीन से आपको मिलवाते रहते हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट करी हैं, बड़ा करी हैं, अच्छा करी हैं। भाई, मुख्तलिफ शोबों के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं। ये मुमकिन है कि घर के दबाव की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ, उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हों, वो ना कर पाती हों जो वो करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी मेहनत से वो अचीव करती हैं, वो हासिल करती हैं जो वो करना चाहती हैं, और दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बनती हैं। आज हमारी मेहमान एक कप्तान हैं, कैप्टन कदर सरफराज हैं, जो कि जहाज़ उड़ाती हैं। इनका सबसे मुख्तसर तारुफ है, इनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मौजूद है। पाकिस्तान की पहली डिजिटल एविएशन एकेडमी, जिसे एयरमैन्स ग्राउंड का नाम दिया गया है, उसकी इन्होंने बुनियाद रखी है, ताकि मुख्तलिफ जो पायलट से और हवाबाजी के ख्वाहिशमंद, खास तौर पर ख़वातीन में कहूँगा इसलिए चूँकि उनको थोड़ा ज़्यादा एज मिलेगा, वो यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल, उनको तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तान की जो फ्लाइट ट्रेनिंग है उसके मैदान में ऑब्वियसली एक बहुत नई चीज़ है कि डिजिटल उसके ज़रिए आपको सिखाई जाएगी, लेकिन साथ साथ जी ये खुद भी कमर्शियल पायलट हैं, और इसके साथ साथ इनका जो जर्नी है पायलट बनने का कैसे शुरू हुआ, अब इन्होंने एकेडमी बनाई है, उसका प्रोसेस क्या था, इस पे हम बात करेंगे। कैप्टन सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम कैप्टन कदर, कैसी हैं आप? जहाज की डॉक्टर हैं। हाँ, जहाज की, मेरे डॉक्टर कहने लगी थी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बनी है। डेफिनेटली जब भी खवातीन स्पेसिफिकली कुछ अच्छा करती हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, और हमने आते ही कैप्टन कदर से सवाल किया, आप जहाज उड़ाती हैं? शी वाज लाफिंग कि ये हंस रही थी। अच्छा कैप्टन कदर, ऑब्वियसली आपने अपना ये जो पायलट बनने का जर्नी है, हम जिस तरह से स्टार्ट में बात की तो बहुत चैलेंजेस होते हैं, यू नो दैट। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए
until unless आपको सपोर्ट उस तरह की नहीं है. So was your journey challenging या बहुत स्मूथ रहा और आपने जो सोचा था आपने वो किया? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत स्मूथ रहा और चैलेंजेस मुझे सही से डिफाइन नहीं उसको करना आएगा कि उसको कैसे कहें, क्योंकि शायद मैंने नहीं फेस किए इस वजह से. कुछ हमारी एविएशन इंडस्ट्री की वजह से चैलेंजेस होते हैं जो आई थिंक हर पायलट को फेस करने पड़ते हैं. हाँ. और वो वाले तो ठीक है, लेकिन मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है थ्रू आउट. तो ये स्टार्ट कैसे हुआ जर्नी पायलट बनने का आपका? ओके, मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें. आई वाज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी एनरोल्ड. ठीक है, मुझे ये पसंद था. लाइक एवरी अदर गर्ल. और मेरे हस्बैंड इसलिए डॉक्टर हैं. यानी आप डॉक्टर ना बन सकते, डॉक्टर से शादी भी कर सकते हैं. ये ऑप्शन अवेलेबल होती है. ठीक है, वो भी हमने बहुत सपोर्टिव है. तो एज अ होल अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, मामा बाबा, मेरे भाई अमार, अली, मोना, यूसुफ, सब मेरे इवन चाचू वगैरह भी, ये लोग सब एज अ होल बहुत बैकग्राउंड भी है आपके? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, किसी ये तो ओनली वन? बिल्कुल भी नहीं. एग्जैक्टली. तो मुझे पसंद था और बाबा ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, एंड इवन टिल नाउ मामा बाबा थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं. ऑब्वियसली बेटी पायलट है, किसके अम्मा अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा, ऑब्वियसली आपने जैसे आपने कहा कि अब आप प्रॉपर ट्रेनिंग करती हैं और अब आप दे रहे हैं, आपने अपनी एकेडमी की भी बुनियाद रखी, अपनी इस एकेडमी के हवाले से बताएं. ओके, इसके बारे में ये कहूँगी कि यहाँ मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ. यहाँ मेरी प्रोफेशनल टीम होती है इंटरनेशनल पायलट्स की, नॉट ओनली पाकिस्तानीज. हर जगह से ऑल द ग्लोब सारे इनवाइटेड हैं इसके अंदर. इवन अभी भी मुझे सीवीज वगैरह रिसीव होती हैं और वो सब ट्रेन करते हैं आगे पायलट्स को. पायलट्स की ट्रेनिंग दो तरह की होती है. एक इन फ्लाइट ट्रेनिंग होती है और एक ग्राउंड ट्रेनिंग होती है. इन फ्लाइट आवरली ट्रेनिंग होती है हमारी से 200 आवर्स एंड देन वी स्टार्ट ट्रेनिंग अदर्स. इसके बाद हमें इंस्ट्रक्टरशिप करनी होती है. ठीक है. अब जब इन फ्लाइट हम होते हैं तो उसमें आपने पायलट को या पायलट ने आपको, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है, उसने ये नहीं बताना होता कि आपने वेदर को कैसे टैकल करना है. उसने अंदर उस 200 आवर्स में आपको एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना सिखाना है, ना कि उसका काम है कि वो जो बाकी उसमें फ्लाइट प्लानिंग. हमारे 14 to 16 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने टैकल करने होते हैं और वो सारे थ्योरेटिकली तो पढ़ाया जाता है कि हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने होते हैं. इवन टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे. हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, जिसमें हमें ELP की ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ट्रेनिंग होती है. हमें रेडियो की ट्रेनिंग अलग दी जाती है, इसमें FRTOL का लाइसेंस होता है. डिजिटल एजुकेशन में फिर वो एफिशिएंसी रहती है? एग्जैक्टली रहती है. एग्जैक्टली रहती है, बिल्कुल रहती है. वो इस तरह से रहती है क्योंकि ये सारा ग्राउंड नॉलेज जो है वो आपको इंस्ट्रक्टर ने अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू डिलीवर करना है. ठीक है. और अभी तक क्योंकि हम लोगों का जो लाइसेंसेस है वो भी UKC पे शिफ्ट हो चुके हुए हैं, जो हमारी ग्राउंड लाइसेंसिंग है पाकिस्तान की. और हमारे स्टूडेंट हम लोग पास आउट भी किए हैं वहाँ से. तो इसका मतलब है कि एफिशिएंट है तो पास आउट किए हैं. इवन वो जो प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लासेस होती हैं उसमें इशू ये आता है पायलट्स को कि साइमल्टेनियसली उनकी फ्लाइट्स भी चल रही हैं, ग्राउंड स्कूलिंग भी हो रही है, यानी उनके ऊपर डबल प्रेशर हो जाता है. फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स और पायलट्स क्या करते हैं कि वो अपनी फ्लाइट पे तो कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि उस वक्त उसको कंसंट्रेशन चाहिए होती है, जो सारे ये वाला थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है रह जाती है. अच्छा, ये जो निसाब है एविएशन का, ये क्या वर्ल्ड वाइड सेम है? एग्जैक्टली सेम है. बिल्कुल. अब बिट चेंजेस, एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस हैं, लेकिन सिलेबस और कंटेंट सारा एक वो तकरीबन सेम ही है. तकरीबन ऑलमोस्ट द सेम, जो चेंजेस ज़्यादा थ्रू आउट सेम है. अच्छा, ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक तो ये कि बहुत सारे वालिदैन, ये सवाल चूंकि सोशली बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं. बहुत सारे वालिदैन इसलिए अपनी बेटियों को पब्लिकली नौकरियां नहीं करने देते या इस किस्म की फील्ड्स में नहीं आने देते बिकॉज दे फील इनसिक्योर फॉर देयर डॉटर्स कि बाहर जाएगी, लोगों के सामने एक्सपोज होगी, लोगों को फेस करेगी. आप माशाल्लाह बापर्दा भी हैं और आप एक वो काम करिए जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डेयरिंग काम है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेल इंटरेक्शन भी है, सब कुछ इन्वॉल्व है. सो हाउ दिस बोथ थिंग्स, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी हौसला मिले कि नहीं, वो किसी भी सूरत में जाके अपनी बेटी को आगे भेज सकते हैं. मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत से ना राइट और रॉन्ग की ट्रेनिंग तो शुरू से ही करनी चाहिए. लाइक आई हैव 2 daughters और मैं उनकी ट्रेनिंग शुरू से अपने को करनी पड़ती है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने भी की है. फिर आप उनको चांद पे भी भेज देंगे तो जब उनको गलत और सही का सही तरीके से आपने बता दिया है ना, और फिर आप उनको सही के लिए सपोर्ट करते हैं और गलत पे मना करते हैं, फिर उनको पता होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना. फिर आप उनको जहां मर्जी भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं मेल डोमिनेटेड फील्ड से हूँ, लिटरली मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रही हूँ थ्रू आउट.
मेरे जितने भी साथ अभी भी टीम मेंबर्स तकरीबन सब मेल मेंबर्स हैं, क्योंकि मेल डोमिनेटेड फील्ड है। बिल्कुल है, 2 फीमेल्स हैं मेरे पास। सेकंड पायलट भी है, अब इससे पहले एक खातून है। एग्जैक्टली, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेल डोमिनेंट फील्ड है। बहुत ज्यादा। इसलिए मेरे पास जितने भी मेरी टीम में भी लोग हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, फीमेल्स कहाँ से मैं इकट्ठी करूँ सारी। लेकिन आप उनके साथ कंफर्टेबल हो गई और आपने उसी को लेकर एग्जैक्टली, और मेरे पर्दे वगैरह की वजह से मेरे साथ साथ वो लोग खुद भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जबरदस्त। तो एज अ होल मतलब मुझे लगता है वर्क प्लेस के ऊपर इस तरह के कॉलीग्स होना भी बड़ा जरूरी होता है कि जो आपको कंफर्टेबल करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा कदर, ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग देती हैं और आपने खुद भी कमर्शियल पायलट हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी एकेडमी के थ्रू आपने कहा कि बहुत सारे इंटरनेशनल पायलट्स भी उसका हिस्सा हैं और वो ट्रेनिंग्स देते हैं, कितने स्टूडेंट्स को अब तक आप लोग ट्रेन कर चुके हैं? और ये जो सक्सेसफुली हमने कहा कि आपने कहा कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, इसको फर्दर किस तरह से लेके जाना है आपने? ओके, एक तो ये कि ऑप्शंस क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। अल्हम्दुलिल्लाह यार, माशाल्लाह। और इसकी नीड थी क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, और किसी भी जगह पे इतने फ्लाइट स्कूल्स तो नहीं होते कि ऑप्शंस हों। फिजिकली आपको जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। एज आई टोल्ड यू कि स्टूडेंट्स सारा अपनी कंसंट्रेशन फ्लाइट पे लगा देते हैं। व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स नाउ दे आर स्टक एंड दे हैव वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एक फ्लाइट स्कूल में कितने भी इंस्ट्रक्टर्स हो, 2 से 3 ऑलरेडी वो क्लासेस ले चुके होते हैं। अब सेकंड बैच वाला स्टार्ट होना ना, द प्रॉब्लम इज कि मुझे एक स्टूडेंट है जिसको कंसंट्रेशन चाहिए, जिसने हाफ तो पढ़ लिया है, कुछ पॉइंट्स उसको नहीं आते, इसमें छोड़ा तो कुछ भी नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। तो उस सब चीजों के लिए वो अब इंस्ट्रक्टर अपना चूज कर सकता है। इतनी ज्यादा डायनामिक इसको मैंने कर दिया क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट थी। मैंने कैसे लोग विजिट करें इसको? आपका क्या कोई सोशल पे है? एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे भी है। बहुत ज्यादा। और अनाउंसमेंट से पहले भी, मतलब जब लॉन्च से पहले भी, जब स्टूडेंट्स को पता चलता जा रहा था, उस वक्त ही एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। ऑब्वियसली आप हमारे शो में बहुत सारी लड़कियां को देख रही होंगी जो आपको रीच आउट करना चाहेंगी। सवाल करना चाह रहा हूं मैसेज से पहले, अपनी पहली फ्लाइट के बारे में तो जरा बताएं, क्या फील थी जब पहली दफा अकेले जहाज उड़ा रही हैं आप? What was the अकेले वाली सोलो या फिर एयर एक्सपीरियंस? दोनों। पहले जो एक्सपीरियंस थी जिसमें हाथ कांपते हैं, पसीने आते हैं, वो वाला एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूं। How was that? वो थी सोलो फ्लाइट। ओके, एयर एक्सपीरियंस तो बहुत मजे का था। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो रीच आउट करना चाहते हैं वो आपको कैसे कर सकते हैं? वो हमारी वेबसाइट पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। वेबसाइट बता दें, www.amansground.com। एमेंस आपने MAN के बाद S डायरेक्ट लिखना है, अपॉस्ट्रोफी, लेकिन क्योंकि हम वेबसाइट में तो अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है? amansground.com। ओके। और जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे रीच आउट कर सकते हैं। वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, हम फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, और व्हाट्सएप पे भी फौरन रिस्पॉन्ड। और कितनी खवातीन ने रिस्पांस दिया आपको? मुझे तो सीवीज भी आ रही हैं खवातीन की। यूए के पायलट्स हैं, फीमेल पायलट्स हैं मेरे पास, यूएस की फीमेल पायलट्स हैं, यूएस के स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा यूके, यूएस और यूएई, बिकॉज़ उनकी सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है टू गो फॉर दिस। हमारी जी, वहां फ्लाइंग बहुत ज्यादा। वी शुड हैव मोर पायलट्स। भी हम चाहते हैं ज्यादा इंटरव्यूज हो। कोई मैसेज दे दें अपनी यंगस्टर्स को, जो गर्ल्स आपको देख रही हैं या उनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो थोड़ा रोकते हैं ऐसे कामों से अपनी बच्चियों को। से समथिंग। एक तो सबसे पहले कि फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे हस्बैंड हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, फैमिली बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। अच्छे काम के लिए अपने बच्चों को सपोर्ट करें, गलत काम के लिए नहीं करें, ठीक है? दूसरी बात ये, जो जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, मेरे साथ जितने भी मेरे प्रोफेशनल लीडर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर एंथनी ने सपोर्ट किया, मुझे साथ कैप्टन फारूक अहमद थे, सर गजनफर थे, मेरे और जितने टीम के यंग पायलट्स वगैरह सब ने बहुत सपोर्ट किया। तकरीबन खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कदर सरफराज हमारे साथ थी। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू, आज सैर हासिल ही गुफ्तगू हुई है भी हमारे शो में। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पंजाब, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और नंबर्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, अब तक पंजाब में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 537 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 258 केसेस सिर्फ पूरे लाहौर के अंदर सामने आ चुके हैं, जबकि पिंडी भी शदीद मुतासरा अजला में डेंगू के हवाले से शामिल है। और डेंगू की सूरत हाल क्या है, इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर शाहिद मक्सी, डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम हमारे साथ है और उनसे पूछते हैं कि वो क्या इक़दाम करें। अब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या इक़दाम सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने रखिए और आप क्या इक़दाम करें इससे बचने के लिए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि केसेस मानसून की बारिशों बहुत ज्यादा हुई हैं, बल्कि मोर देन डबल हुई हैं, तो उस वजह से पानी की ब्रीडिंग साइट्स जो है वो इसकी काफी मौजूद है, लेकिन हमारी टीमें भी डबल हैं।
अगर बारिशें डबल है तो हमारी काविशें भी डबल हैं। हम फुल टाइम एक्शन कर रहे हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्रेटरी हेल्थ साहब और डीजी हेल्थ और सब की टीम जो है, डीसी डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मिनिस्टर हेल्थ ने खुद भी परसों जो है वो उधर अलामा इकबाल टाउन में विजिट किया है। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब ने डीसी लाहौर के साथ, तो मैं भी साथ था। तो हमारी पूरी टीमें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। बख्शी साहब, ये जो 250 केसेस आए हैं सामने, ये किन इलाकों में लाहौर के आ रहे हैं, और जिन इलाकों में आए हैं क्या वहां पे आपने क्रैकडाउन किया है, वहां पे वगैरह किया है, पानी से चीजें खाली कराई हैं, उन इलाकों को फोकस किया आपने? जी एग्जैक्टली, ये अलामा इकबाल टाउन में सबसे ज्यादा केसेस है और अलामा इकबाल टाउन में बैरिया टाउन है। अच्छा। और उसमें जो है हमारा बहुत ज्यादा फोकस है और हमारी टीमें जो है केस रिस्पांस, इवन लार्वे का भी केस रिस्पांस कर रही हैं। जो पॉजिटिव केस है उसका केस रिस्पांस कर रही हैं, सर्वेलेंस कर रही हैं। इवन जो जिस घर में लार्वा मिलता है, ये केस आता है तो उसके बाद स्टिकर लगा रहे हैं। साथ वाले घरों में 48 हाउसेस को स्प्रे कर रहे हैं। जो और बाकी जहाँ पानी खड़ा होता है उधर लार्विसाइडल फेंक रहे हैं। और कोई इमरजेंसी ऑन कॉल कोई हेल्पलाइन भी ऐसी है जिसपे अगर किसी को शुबा है कि यहाँ पे पानी खड़ा है या गैर जरूरी या मच्छर ज्यादा है तो वो स्प्रे के लिए आपको कॉल करे कोई शहरी? जी बिल्कुल, ये स्पेशल ब्रांच भी इसकी रिपोर्ट जनरेट कर रही है और हमारा भी 1033 जो है वो एक्टिव है उसके ऊपर। 1033? हाँ जी। तो जो भी उसके ऊपर मतलब कॉल करता है तो डेंगू की जो रिपोर्ट अगर कोई कराना चाहे तो वो फौरी तौर पर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, इंतजामिया ने डेंगू के हवाले से मुकदमा दर्ज करने की, जो खिलाफवर्जी करेंगे मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। आपको लगता है कि ये फैसला आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इसके हवाले से किस हद तक आप लोगों ने इकदाम किए हैं? मैडम कर पाएंगे कि क्या बात है, कानून सर अक्सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो कर नहीं पाते, आप लोग कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम कर पा रहे हैं। इस वक्त बहुत सारी FIRs हो गई हैं, नोटिस दे रहे हैं, FIRs हो रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ, इवन मिनिस्टर हेल्थ साहब खुद इसकी मीटिंग्स ले रहे हैं। सारा जो है डिपार्टमेंट वो ऑन बोर्ड है। चीफ मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या सजा है जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके लिए? सजा उसके लिए जो कानून के मुताबिक है वो उसके मुताबिक उसको सजा है, 6 महीने कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, और खिलाफ वर्जियों में क्या क्या शामिल है? खिलाफ वर्जियों में ये कि अगर उसको नोटिस दें आउटडोर साइट के ऊपर, अगर दोबारा एक दफा नोटिस देंगे दोबारा भी मिलता है लार्वा उसकी जगह पे अपना पानी साफ नहीं करता, उसको पर्चा दे देते हैं, FIR दे देते हैं उसके। ठीक है, आपका काम तो इंसदादे डेंगू करना है, लेकिन इसके साथ साथ क्योर करना भी ओबियसली वो भी एक जिम्मेदारी है कि अगर प्रिवेंशन नहीं हो पा रही तो क्योर भी करना पड़ेगा अगर किसी को डेंगू हो जाता है। उसके लिए क्या इकदाम है जी, क्या मैकेनिज्म? हमारे सारे हॉस्पिटल जो है वो अलर्ट है, वो इवन केस सस्पेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी के THQ, DHQ, वो डेली केस अपलोड कर रहे हैं। जो सस्पेक्ट है उसको भी मिस नहीं कर रहे हैं ताकि कहीं उसके ऊपर कोई जिसके ऊपर शुबा भी होता है तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसका अगर वो प्रोबेबल में जाता है, उसके प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो WBC कम होता है तो वो प्लेटलेट उसमें प्रोबेबल में चला जाता है, फिर उसका NS1 ये कंफर्म किया जाता है ताकि ठीक हो गया। डॉक्टर शाहिद मक्सी, बहुत शुक्रिया कि आप डेंगू के हवाले से बता रहे थे। इकदाम किए गए हैं, उन्होंने कहा जी के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे जो खिलाफवर्जी करेंगे। लेकिन वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि 2022 वो कहते हैं मुकदमात कर रहे हैं। याद है पिछली दफा हमारे शो में भी आए थे डॉक्टर साहब और हमने इनसे पूछा था काफी अरसे से यहाँ पे हैं, ये वापस क्यों आ जाता है? कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि इस वायरस को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाए? ये तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं। वो नहीं बता सकते ना, वो 3 साल से नहीं बता पा रहे। चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। चूंकि सैलाबी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा और मुल्क के सभी हिस्सों में है, दरियाए रावी के हवाले से हमने बात करनी है। यहाँ पे इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ स्पेशल रेस्क्यू टीम्स तैनात की गई हैं और उनको कश्तियों के साथ तैनात किया गया। ये क्या इंतजाम हैं और कैसे ये रेस्क्यू टीम्स काम करेंगी, उफेरा आज के हमारे सेगमेंट में हमें बता रही हैं। देखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालिया बारिशों से अवाम शदीद परेशान है। गिलगित से लेकर कराची तक हलाकतों और तबाही से लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं।
इन तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे जो इदारे हैं वो पेश हैं और वो दिन रात इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि अवाम को इस परेशानी से बचा सकें। इस वक्त मैं रावी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रेस्क्यू टीम 1122 ने रावी में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने इकदामात किए हैं। ये यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और आपको आज के इस सेगमेंट में दिखाते हैं रेस्क्यू 1122 के किए जाने वाले इकदामात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैडम ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं 1122 के। इनके साथ अभी हम बोट में बैठेंगे और रावी में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। इंशाल्लाह सर चलें प्लीज। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि लाहौर में क्योंकि हर साल बारिशें होती हैं, हर साल मानसून आता है और रावी का लेवल बढ़ भी जाता है, लेकिन इस दफ़ा क्या स्पेशल कोई आप लोगों को अलर्ट है या कोई थ्रेट दिया गया है? कुछ दिन पहले जो है एक फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने जो है एक इंफॉर्मेशन शेयर की तमाम लोगों के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया ने 171,000 क्यूसिक जो है 171,000 क्यूसिक वाटर जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया उच के पॉइंट से, जो कि इंडिया में जम्मू कश्मीर वाली साइड पे है, जो कि रिवर रावी की एक ट्राइब्यूटरी है जो कि वहाँ से निकलती है। उसके वहाँ पे उन्होंने एक बैराज बनाया हुआ है जो कि जिसमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ऑब्वियसली जो 171,000 क्यूसिक वाटर जो था 171,000 क्यूसिक वाटर जो था उसने रिवर रावी में ही आना था। तो जब 171,000 क्यूसिक इंडिया ने वाटर जो है डिस्चार्ज किया तो वो ऑब्वियसली एक अलार्मिंग सिचुएशन थी लाहौर के लिए और इसके नवाही इलाकों के लिए जो थे इसके। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वेल बिफोर टाइम, क्योंकि हमें वो अर्ली वार्निंग मिल गई थी, और जब ये रिवर वाटर जो था जस्से के पॉइंट से जब इंटर हुआ तो ये तकरीबन इसकी जो मिकदार थी वो 63,000 क्यूसिक थी। अच्छा सर, कितने जवान रेस्क्यू के यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं? इस वक्त जो फ्लो का लेवल है वो 10,000 क्यूसिक चल रहा है इसमें, और अभी भी हमारी जो है यहाँ पे तकरीबन कुछ 17 बोट्स अवेलेबल हैं और इस वक्त तकरीबन कोई मोर देन 80 जवान जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं लोगों को रेस्क्यू करने। जो पानी इंडिया छोड़ता है वो रावी में कहाँ से एंटर होता है, कौन सा इलाका है ये बेसिकली दो जगह हैं जहाँ से इंडिया से पानी रावी के अंदर आता है। एक मैंने उच का पॉइंट बताया और दूसरा 3 डैम जो कि रावी के ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने। अभी भी उसकी परसों तक उसकी कैपेसिटी 75% फिल्ड था वो। तो ये जस्सर एक पॉइंट है नारोवाल के पास, वहाँ पे ये इंटर होता है और जब इंडिया वाटर डिस्चार्ज करता है तो उसे 36 से 48 घंटे चाहिए होते हैं यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा सर, रावी का क्या लेवल डिफरेंट जगहों पे वेरी करता है क्या? कहीं पे पानी जो है वो ज़्यादा है और जी मैडम, ये रिवर बेड काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है इसका। आप इसे यू कैन नॉट मेजर द डेप्थ ऑफ द रिवर रावी। कहीं से ये 70 फीट डीप है, कहीं से 2 फीट डीप है। अच्छा सर, आप लोगों ने यहाँ पर ये जो अपने इकदामात हैं ये कब से स्टार्ट किए थे? मानसून जब अपने पीक पे पहुँचा उस वक्त हमने स्टार्ट कर दिए। तो ये हमारे जो अरेंजमेंट थे ये जुलाई से स्टार्टेड है यहाँ। अच्छा, जुलाई से स्टार्ट है। तो अभी तक कितने लोग जो हैं आपने रेस्क्यू किए हैं? फ्लड के हवाले से देखा जाए तो फ्लड के हवाले से अभी तक हमें यहाँ पे किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलबत्ता हमने वार्निंग्स दी हैं, जैसे आपको इस साइड पे ये जो है जुगियों में जो सेटलमेंट नज़र आ रही है तो इन लोगों को हमने वार्निंग दे के पीछे करवा दिया। जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, अगर इसकी सराउंडिंग की हम बात करें तो आसपास कितने यहाँ पे लोग आबाद हैं? कुछ सर्वे हमने किया था कुछ अर्सा पहले, तो इसके मुताबिक 5 लाख से ज़ायद लोगों की पॉपुलेशन जो थी ये रिवर बेड पे सेटल्ड हो चुकी हुई है इस वक्त तक। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रावी में इस वक्त कितना पानी मौजूद है? इस वक्त मैडम यहाँ पे जो फ्लो इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन कोई 9 से 10,000 क्यूसेक चल रहा है इस वक्त। और खतरे की सूरत हाल में कितना पानी होता है यहाँ? खतरे की सूरत हाल मैडम जो है 40,000 लेवल पे इसका जो है लो लेवल पे फ्लड होता है और 40 प्लस पे मीडियम लेवल पे आ जाता है और 60 से अबव जो है ये हाई लेवल पे निकल जाता है। अच्छा सर, लाहौर के कौन कौन से एरियाज़ हैं जो रावी को कनेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर अल्लाह ना करे सैलाबी सूरत हाल होती है और इंडिया दोबारा पानी छोड़ता है तो कौन कौन से इलाके हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं? इसमें मैडम अगर खुदा ना खास्ता अगर इसमें पानी ज़्यादा आता है
तो हाफ ऑफ द लाहौर जो कि नजरन साइड पे है आपकी, वो उसमें कम्प्लीटली इफेक्ट हो जाएगा। आप आधे लाहौर की बात जी कर रहे बिल्कुल, ये जो आपकी नजरन साइड, आपका शदरा का एरिया है, आपका बाबू साहब का एरिया, आपका सगिया का एरिया, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सर आखिर में मुझे ये चीज़ बताइएगा कि रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं रावी पे, वो कौन कौन से पॉइंट्स पर मौजूद हैं या सिर्फ इसी पॉइंट पर मौजूद हैं? इन केस ऑफ फ्लड सिचुएशन, ठीक है, तब हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया था पॉइंट्स को, ठीक है, और जो है जब सेग्रीगेट किया पॉइंट्स को डिफरेंट पॉइंट कर दिए इसे, ताकि कहीं पे भी जहाँ से आबादी में पानी जा सकता था वहाँ पे हमने स्पेशल अपने पॉइंट्स कर दिए वहाँ ठीक पे, है। ताकि वहाँ पे अगर लोगों को निकालना पड़े तो हम इजीली निकाल लें इसे। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इसे हमने अब एक सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है, ताकि रिवर में किसी तरह भी मूव करना हो वो इजीली मूव कर जाए। अच्छा सर, आप लोग यहाँ पे किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करते हैं? आइए हम आपको एक डेमो दिखाते हैं इसमें। चलेंगे। इस वक्त हमने आपको एक लाइव डेमो दिखाया कि किस तरह से रेस्क्यू के जवान यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। और इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं फारूक साहब, जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब के। इनसे हम बात करेंगे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। सर मुझे ये बताइएगा, लाहौर में तो सिर्फ ख़तरा है, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया हुआ है और लाखों लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं। बहुत से लोगों के मवेशी, उनके घर उनसे छिन चुके हैं। तो क्या फिगर्स इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद हैं? कितने लोग मुतासिर हुए हैं और कौन कौन से इलाकों पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है? इस वक्त राजनपुर और डीजी खान पंजाब के वो इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा हिल टोरेंट की वजह से वहाँ पे ज़्यादा ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम है जो कि डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो यूनाइटेड नेशन इंसराग के साथ सर्टिफाइड है, वो भी रेस्क्यू हेडक्वार्टर से स्पेशल उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुकी है। और इसके अलावा ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल के हुक्म के ऊपर राजनपुर और डीजी खान को जो करीबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से मैक्सिमम सोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे पहुँचा दिए गए। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक इवैक्यूएट कर चुके हैं इन स्पेसिफिक एरिया से? देखिए, वहाँ से रेस्क्यू 1122 ने 10,000 से ज़ायद लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया है और 15,000 से ज़ायद लोगों को वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया है। अच्छा सर, तो अभी तक जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, यहाँ पे किसी किस्म का जानी नुकसान हुआ है? देखिए, राजनपुर और डीजी खान में तो वाक़तन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन दोनों जगहों पे कलेक्टिवली 20 से ज़्यादा डेथ हुई हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हुई हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इन जगहों से टाइमली इवैक्यूएशन कर लेते हैं, इस फ्लड के लिए जो तमाम लोगों को एक मैसेज देना है, जब आपको ये इतला दी जाए कि आपके इलाके में हिल टोरेंट का ख़तरा है। हिल टोरेंट को हम सादा ज़बान में बात करते हैं पहाड़ी जो सैलाब है, पहाड़ के ऊपर से जब पानी आता है तेज़ी से, और वो पानी इतना तेज होता है, आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी कि वो गाड़ियों को भी बहा के ले जाता है। जो हिल टोरेंट की वजह से सैलाब होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। अच्छा, बारिश हुई, पानी आया, 3-4 घंटे में पानी आगे निकल गया, फिर बारिश हुई, पानी आया, पानी आगे निकल गया। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? देखिए, जो हिल टोरेंट है ये इसलिए खतरनाक होता है कि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अच्छा। अगर आप इसके साथ मजाक करेंगे तो ये आपको मजाक करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा। सो आपने प्रिकॉशन मेजर लेनी है, आपने सेफ जगह पे बैठना है। और दूसरी बात यह है कि जिनके कच्चे मकान हैं तो कच्चे मकान की फिक्र भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, आप देखते हैं कि 1 घंटा कंटिन्यूस बारिश हुई है, बराए मेहरबानी अपनी छत पे खड़े होकर देखें मेरे छत पे पानी इकट्ठा तो नहीं हो गया। सारी जो इमरजेंसीज हैं वो फ्लड की वजह से नहीं है, हमने अपनी छत को नहीं देखा, छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया, ऊपर इतना वजन बढ़ गया, आपका कच्चा छत था वो नीचे बह गया, नीचे 3 लोग 4 लोग 5 लोग नीचे आए, रात को सोए हुए हैं और उस पानी के वेट की वजह से कोई सीधा छत गिर गई। आप अपने घर के थोड़ा सा इर्द गिर्द देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर के बिल्कुल पास ही एक नाला है और मैंने बिल्कुल एहतियात ही नहीं की, थोड़ा सा पानी आया और मैं उसके अंदर चल पड़ा हूँ, मेरा कोई 6 साल का बच्चा, मेरा कोई 5 साल का बच्चा। इसलिए इमरजेंसी में जब पानी ही पानी हर तरफ हो तो गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकले। बहुत अच्छा लगा मुझे, यकीन मानिए आज यहाँ पर आके, आज ये दिन आप लोगों के साथ गुजार के, और ख़ास तौर पे ये देख कर कि किस तरह से आप लोगों की जानें बचाते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, जो बहुत बड़ा जज्बा है। और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और इसी के साथ अपनी होस्ट फेरा को इजाज़त दीजिए और जाते जाते मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ख्याल रखें, और क्योंकि आपके साथ आपका पूरा घर जुड़ा है, आपका पूरा घराना जुड़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात करें अपने फाजिल साहब के साथ कि अंडों का पाउडर कैसे बनता है और इसकी अफादियत क्या है। बहुत ही साइंटिफिक एक टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। सुनते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज हम बात करेंगे अंडे के पाउडर पे, इसका इस्तेमाल क्या है, ये बनता कैसे है और हमारे घरेलू ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, कमर्शियल बुनियादों पे हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे अपने फाजिल साहब से। अंडों का पाउडर बनता कैसे, मतलब घर में? हाँ, घर में भी बन सकता है। हम घर में भी और कमर्शियल भी दोनों तरीके हम बता देते हैं। घर में तो आपने इसको जस्ट फेंट करना है, अंडे को फेंट करके इसको जर्दी निकाल के नहीं मिक्स करके। अच्छा, पूरा अगर होल पाउडर है, इसमें सारी जर्दी का पाउडर अलग बिकता है सर, अच्छा, सफेदी का अलग भी बिकता है। उसके अलावा जो आपका ये दोनों का मिक्स होल एग पाउडर, जो पेशेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लोग हैं वो जर्दी निकाल दें। नहीं सर, ये भी मिथ है और इसको भी खत्म हुआ है। तकरीबन 12 साल हो गए हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल का जर्दी में कोई कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भूल जाएं। जर्दी आप जितनी मर्जी खाएं। अच्छा जी। और इसमें ख़ास तौर पे जो प्रोटीन है, जो उसकी वो है अपना सफ़ेदी है, उसका ये बॉडी बिल्डर्स और वो मसल वगैरह बनाने वाले इसका पाउडर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर तीनों सूरतें हैं, यानी जर्दी का पाउडर अलग बनाया जा सकता है, सफ़ेदी का अलग बनाया जा सकता है और होल एग का। अच्छा, और इसका इस्तेमाल क्या है कि जिस तरह आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं सेम उसी तरह इसका इस्तेमाल। यानी थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर आपने 1 चम्मच एग पाउडर मिलाएं और उसके बाद नमक, मिर्च, आमलेट, जैसे आप रूटीन में काम करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही आमलेट इसका बनता है। और सारे काम केक में डालते हैं, जिस भी चीज़ में आप, इवन कि आपने अगर मिल्क में मिक्स करना है, सारे काम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। यानी एग पाउडर और एग में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, अब ये क्यों बनाएंगे हम फायदियत? सबसे इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो एग को हैंडल करना मुश्किल, 10% तो इसकी ब्रेकेज आम है ना जी। तो अगर हम जहाँ पे हमारे पास सोर्स है एग का, वहीं पे हम इसको सिस्टम बना लें तो देखें कि आपने जो 16 तकरीबन 60 ग्राम का अंडा होता है, तो 16 अंडों में से 1 किलो वो आपको यील्ड मिलती है, उसका 20% ये रह जाता है। यानी 80 अंडों में से आपको 1 किलो वो पाउडर मिलेगा। जहाँ पे आपने इतनी बड़ी ट्रे ट्रांसपोर्ट करनी है, वहाँ पे आपने थोड़ा सा, और ख़ास तौर पे जब इसको हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे वो मुश्किल है, तो वॉल्यूम जितना कम हो, तो इसकी बेसिक जो साइंस और थ्योरी वो तो ये है। दूसरी इसकी बात ये है कि जी गर्मियों में जाहिर है कि प्रोडक्शन तो उतनी ही रहती है, मुर्गियाँ अंडे उसी तरतीब से दे रही होती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। अब उसकी बहुत कम हो जाती है इकॉनमी, उसका सेल रेट कम हो जाता है। तो गर्मियों में हम उसको पाउडर बना सकते हैं, जो सर्दियों में हम उसकी डेफिशिएंसी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसकी जो न्यूट्रिशन है वो उस पर भी कोई असरात होते हैं? बिल्कुल, हर चीज़ कोई असरात नहीं होते, वैसे बिल्कुल वैसे ही रहती है जी। इसका जो प्रोसेस होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है जब आपने इसका पाउडर बनाना है। आप घर में जो घरेलू डिहाइड्रेटर है उसमें इसको मिक्स करके ट्रे में डाल दें। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बिल्कुल एक वो पापड़ की सूरत अख्तियार कर लेगा। अच्छा। उसके बाद इसको आपने ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्टिकी है तो इसको थोड़ा सा घंटा अगर किसी के पास ना हो, ओवन जो दूसरे हीट वाले ओवन है उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो उनमें मतलब ये उसकी न्यूट्रिशन भी कोई फर्क नहीं। टेम्परेचर अगर आप 60 डिग्री रखेंगे तो टेम्परेचर 60 रखना जी, उसका कोई फर्क नहीं। कमर्शियली इसके लिए एक मशीन होती है, उसको स्प्रे ड्राइंग मशीन कहते हैं। कमर्शियली इस तरीके से भी डिहाइड्रेटर्स में भी बनता है, लेकिन स्प्रे ड्राइंग मशीन में बहुत जल्दी और बड़ी इफेक्टिव भी बन जाता है। तो वो अभी पाकिस्तान में शायद एक आध प्लांट लगा है स्प्रे ड्राइंग का, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कमर्शियल जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड पैदा हो गई है, क्योंकि बेकरीज जो हैं जी हाँ ऑलमोस्ट सारे वो इस पे चले गए। उसके बाद आपका जो मायोनीज बनता है उसके अंदर इसका पाउडर यूज़ होता है, वो सारे पाउडर पे कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस की वेरिएशन है वो ज़्यादा होती है सर्दियों में और गर्मियों में। तो पाउडर का आपको कांस्टेंट प्राइस पे मिल जाता है इस वजह से। तो अभी पाकिस्तान में इसकी बहुत डिमांड है। अगर आप कमर्शियली भी इसको करना चाहते हैं तो भी, और अगर डोमेस्टिक अपने ज़रूरत के लिए आप करना चाहते हैं तो भी बड़ा इफेक्टिव काम है। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इससे यानी आपका जो महंगाई वाला मामला है, हाँ, वो भी एड्रेस होता है जी। अगर आप गर्मियों में स्टोर करते हैं उसको तो एयर टाइट का आप पाउडर को एयर टाइट बॉटल्स में रख देते हैं, आप सर्दियों में उसको एंजॉय करें। आप 10 रुपये का अंडा लेके आपने उसको किया 25 रुपये वाले मौसम में आप खाएं उसको। मैं जब ऑफिस से घर जा रहा होता हूँ या घर से ऑफिस आ रहा होता हूँ तो मुख्तलिफ अशियात मेरी नज़र पड़ती है, तो मेरे ज़हन में होता है कि क्या इस चीज़ को
इब्न फाजिल खुश कर सकते हैं आप पानी के अलावा तकरीबन सब चीज़ों को हम खुश कर सकते हैं। कमाल है, लेकिन ये बहुत कमाल है। हाँ। नाज़रीन, इब्न फाजिल सबसे गुफ्तगू आपने सुनी। बात यह है कि जो अंडों का पाउडर है, इसके जो जहाँ तक मैं समझा हूँ, मतलब अपने गर्मियों में अगर इसका पाउडर बना दिया तो आपका सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने घरेलू बजट जो है उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ सकता है। जो उसकी न्यूट्रिशन है, जो उसकी अफादियत है, जो ग़ज़ाई अफादियत है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहीं ज़्यादा आसान है वो अंडों को संभाल के रखना या ख़रीदने के लिए जाना, या उसकी जगह पर अगर आपके पास 1 किलो पाउडर पड़ा हुआ है तो मतलब इससे ज़्यादा आसानी और क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इब्न फाजिल साहब की ये खूबसूरती ये है कि ये ना सिर्फ हमें महंगाई से निपटने के नुस्खे बताते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। और इसलिए मेरे दिल से इनके लिए बहुत दुआ निकलती है कि हमारी ज़िंदगियों में और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हैं। देखते रहिए साइंस टेक। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये क्या बात है। मोहसिन साहब, हम तो हो गए कुर्बान में। मोहसिन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा तारुफ इनका आपसे करा दें। आपने काम तो इनका देख ही लिया, फ्लूट प्लेयर हैं, इंटरनेशनली नेशनली बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। रिसेंटली जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, उसमें गोल्ड मेडल विन किया इन्होंने। यही धुन बजाई थी या कोई और धुन बजाई? क्लासिकल धुन बजाई थी। और उसके अलावा उस्ताद खादिम हुसैन साहब के ग्रैंडसन है जी, ये बड़ी लेगेसी कैरी करते हैं फ्लूट को लेकर, और ये धुन उन्होंने सबसे पहले बजाई थी। यू नो हिम, जो लोग म्यूजिक से वाबस्ता हैं कि वो कितना बड़ा नाम है। तो आज हमने कहा मोहसिन को ज़रा मॉर्निंग में बुलाते हैं और थोड़ा मॉर्निंग में इनके फ़न से फ़ायदा उठाते हैं। मोहसिन, वेलकम फॉर्मली एक्सप्रेसो के अंदर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आई एम गुड। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो आपका गोल्ड मेडल आपने विन किया, इस हवाले से बताइए, क्या मुकाबला बहुत सख्त था या आप थे? क्योंकि लाहौर में तो बड़े लोग हैं बजाने वाले। ये ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस मुकाबला होता है ऑन स्टूडेंट लेवल। जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे सब स्टूडेंट्स जितनी यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, कॉलेजेस के होते हैं, उनके माबेन मुकाबला होता है। अच्छा। इंस्ट्रूमेंट्स का, सिंगिंग का, सही, हर चीज़ का। तो उसमें मैंने ये कंपटीशन विन किया था। और तो वो कॉन्फिडेंस था कि इधर आके भी विन कर लेंगे, वो बस अल्लाह में। अच्छा मोहसिन, ये बताएं, ऑब्वियसली आपकी फैमिली लेगेसी है जिसको आप लेके चल रहे हैं, शौक आपको देखकर हो गया था या आपको इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली बांसुरी की बात करें या वैसे ही दीगर इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए और इसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहा? इसमें इंटरेस्ट इसलिए रहा क्योंकि ये एक तो लेगेसी थी। नाना जी को सुनते थे, उनकी परफॉर्मेंसेस। वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे मेडलिंग प्लेयर थे। अच्छा। इन रेडियो पाकिस्तान, अच्छा, मेडलिंग प्लेयर शफीक ताहिर। तो उनसे बचपन से मैं बातें भी सुनता रहा, उनकी परफॉर्मेंसेस देखता रहा, अपने नाना जी की परफॉर्मेंस देखता रहा। उसके बाद ये सॉन्ग सबसे बेस्ट सॉन्ग इंस्पायर करता था ज़्यादा। उसके बाद जो 1965 के सॉन्ग्स थे, जंगी तराने, उनमें भी नाना जी ने फ्लूट बजाई हुई थी। वो भी सुनने के बाद इंस्पायरेशन हुई, तो फिर मैंने नाना जी को कहा कि थोड़ा सा मुझे जरा सिखा दो, आई वांट टू लर्न। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया। तो पहला लेसन क्या था जो नाना जी ने सिखाया? पहला लेसन तो वो जैसे बेसिक्स होते हैं। पहला लेसन तो उन्होंने फ्लूट की पोजीशन रखना, उसके बाद सारे गामा पादा निसा सानी दावा मागारेसा का लेसन, उसके बाद उसके अंदर ही इम्प्रोवाइजेशन। ये थकाने वाला भी है इंस्ट्रूमेंट? जैसे गिटार लोग बजाते हैं, लोगों की उंगलियां बेचारों की खराब हो जाती हैं, खून निकल आता है, बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये बोला था कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था कि इस काम में जितना अपने आप को थकाओगे उतना परफेक्शन आएगा। जबरदस्त। तो इसमें तो आपकी ब्रेथ कंट्रोल बहुत जरूरी है, स्टेमिना। उसकी भी कोई अलग से प्रैक्टिस होती है? उसकी भी प्रैक्टिस होती है। हर नोट के ऊपर 8 से 16 सेकंड का आपको स्टे करना पड़ता है। वो फिर आपके सस्टेन नोट्स जो होते हैं वो प्रॉपर एक ट्यून में आ जाते हैं। ये जो इतनी खतरनाक वेरिएशंस आप कहते हैं, या इधर से गला कह रहा होता है यानी कि हवा से, और उधर से उंगलियां कह रही होती है, कभी डर नहीं लगता कि कहीं आउट हो गए, बाहर निकल गए, बेसुरा हो गया, कभी ऐसा होता है? वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। प्रैक्टिस इतनी हो जाए ना तो उसके बाद फिर इधर उधर निकलने को खुद ही दिल कराता है, काम स्टार्ट हो जाता है। कोई क्लासिकल सी चीज़ हमें सुनाए ना ऐसी? या श्योर, मैं सुनाता हूँ क्लासिकल थोड़ी सी। राग बिहाग है, ओके, वो मैं आपको सुनाता हूँ।
ब्रिलियंट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मजा आ रहा है। तो ये कितने अरसे से आप प्रोफेशनली कर रहे हैं? मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ फ्रॉम 2010 से। 2010 तो किन किन आर्टिस्ट के साथ आपने परफॉर्म किया अभी तक? सबसे पहले तो मैंने अपने उस्ताद जी के साथ परफॉर्म किया, उस्ताद शफकत अली खान साहब के साथ, या और उस्ताद लताफत अली खान साहब। डांट पई हो ना, तो होते बड़े डांटे ने स्टेज बेसिकली ना उनके साथ प्ले कर के मैं हर सिंगर के साथ प्ले करना शुरू हुआ, क्योंकि वो जिधर बल माशाल्लाह उनका तो आपको पता है उनके साथ। उसके बाद साईं ज़हूर साहब के साथ, शफकत अमानत अली खान साहब के साथ और आरिफ लोहार साहब के साथ। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ ख्वाहिश है कि मैं प्ले करूं? आबदा परवीन साहिबा के साथ मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ प्ले करूं। अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश पूरी हो। आप बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर में क्या प्लान है म्यूजिक को लेकर आगे, क्योंकि आप सिंगिंग भी करते हैं? या फ्यूचर में प्लान ये है कि मैं अपना कल्चर जो है ना वो रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, बिकॉज मैं म्यूजिक सिखाता भी हूँ, तो मैं यंग जनरेशन में कल्चर प्रमोट कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान यही है कि सूफी म्यूजिक जो हमारा बहुत एक अरसे से चला आ रहा है, मैं उसी को ही एज अ फ्यूजन प्रमोट। और मेरी फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है, बीइंग अ म्यूजिक लवर, कि आप जैसे ही आपने हीर शुरू में बजाई, वंजली दी तार, इस तरह की नई चीजें क्रिएट नहीं हो रही, कम हो रही। Exactly. तो इट विल बी ग्रेट अगर कोई ऐसी नई चीज क्रिएट हो और नई ऐसी कोई मेलोडीज आए, आप एक लेगेसी ताकि अगली आने वाली जनरेशन तक चले। मोहसिन, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर हमने लंबा इंटरव्यू किया, इनका ऑनर जरा छोटा किया, बहुत अच्छा लगा। आखिर में कुछ भी आप हमें सुनाना चाहे हमारे देखने वालों, ताकि हम ब्रेक पे चले जाए, आप सब अच्छी कर दें हमारी मजीद। एक मैं और आपको सॉन्ग सुनाऊंगा, इट्स अ कल्चरल सॉन्ग, लंग आजा पत्थर से ना जा। वाह वाह, जरूर, पंजाबी फोक सॉन्ग। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे तो खुद को फिट रखने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लेटर एज में जाके इस हवाले से मसाइल होते हैं। तो हमारी फैमिली में जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए, इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। राना नादिया आज हम बात करने वाले हैं, करके नहीं दिखाएं। राना नादिया है, फिटनेस ट्रेनर है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। राना नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। राना नादिया, सबसे पहले तो फिटनेस को हम अगर डिफाइन करें तो आम पब्लिक के लिए कि फिटनेस है क्या बेसिकली जिसे हम कहते हैं। आई थिंक ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि पतला होना फिट है। आप पतले हो जाएंगे, आप पेटीट साइज 0 है तो आप बस फिटेस्ट है इन दिस वर्ल्ड। बट आई थिंक एक मिसकंसेप्शन एंड मिस इन्फॉर्मेशन भी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टू नाउ। बट आई थिंक फिट मीन्स आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको सांस नहीं चढ़ रहा, आप कोई चीज़ उठा सकते हैं, आप घर के काम कर सकते हैं, आपकी लेटर एज में जाके आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सही रहे, आपकी मसल स्ट्रांग रहे, ताकि बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका मसल वीक है तो वो डायरेक्टली आपके जॉइंट्स एंड स्केलेटन को अफेक्ट करता है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू नो, एजुकेशन उसमें बेहतर है कि फिटनेस सिर्फ पतले होने का नाम नहीं है। फिटनेस ओवरऑल आपके जो अंदर इनटेक जा रही है खाने की, उससे लेके फिजिकल एक्टिविटी से लेके इट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट रादर देन जस्ट लुकिंग। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, कौन सा उम्र का ऐसा हिस्सा है जिसमें स्पेसिफिकली, क्योंकि लोग बच्चों के हवाले से कहते हैं कि जी वर्जिश करेंगे तो कद रुक जाएगा एंड ऑल दैट, कौन सा स्पेसिफिक हिस्सा है जिसमें ये प्रैक्टिस या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, लाजमी है?
आई थिंक जब फिटनेस पे बात आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा उसको सेगमेंट्स में ले जाते हैं, एज रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड. आई थिंक ख़वातीन, मर्द, both genders can easily do all exercise and I also feel all age groups. अब तो बच्चों के इतने kids boot camps आ गए हैं, self defense trainings आ गई हैं लड़कियों के लिए at a very young age, zumba classes होती है, even yoga की अब इतनी stretches, because आपने notice किया होगा कि बड़े होके जब आपको physiotherapy की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें usually stretches ही होते हैं ज़्यादा joint mobility के लिए. तो अगर वही आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो आपकी mobility अगर बेहतर होगी joint की, तो आपको बड़े होके भी इंजरी से आप बच जाते हैं एंड जॉइंट इश्यूज से भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं. सो एज ग्रुप इसमें मैटर नहीं करता. अब तो बच्चे भी, वो जो एक कॉन्सेप्ट आया था ना कि बच्चे वेट्स नहीं उठाते क्योंकि उनकी हाइट रुक जाती है. सो आई थिंक दैट्स आल्सो अ मिस इन्फॉर्मेशन. अगर आप इस पर रिसर्च करें तो एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद, इफ इवन बिफोर द 12 और 10 years old, they can easily work out cardio and strength, and swimming, so it's one of the best exercises. ठीक हो गया. Obviously, जैसे नादिया बता रही है, डाइट प्लान का भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन साथ साथ हमारा डाइट प्लान भी उससे कनेक्टेड होता है. हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी डाइट में ऐसे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी फिटनेस को कॉम्प्लीमेंट करें? बिकॉज लोगों को लगता है 2 things, अगर आपका जो भी गोल हो, आपने पतले होना है या आपने वेट गेन करना है, उसमें 2 चीज़ें हमेशा वर्क. एक तो एक्सरसाइज एंड ऑब्वियसली वट एवर गोज इन टू योर बॉडी. बाय दैट आई मीन डाइट एंड एक्सरसाइज, बिकॉज जितना मसल आपका स्ट्रांग होता है उतने ही इट हेल्प्स यू टू गेन और लूज. एंड डाइट का ये, इफ़ यू हैव टू लूज, आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन है बाहर कि ये खाएं पतले हो जाएंगे, ये खाएं पतले हो जाएंगे. सिर्फ एक ही रूल है, कैलोरी इनटेक वर्सेस कैलोरी आउट. अगर आपका कैलोरी इन जो अंदर जा रही है वो ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जितनी मर्जी कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो यू ऑलवेज हैव टू बी इन अ डेफिसिट for weight loss and always in a surplus for weight gain. And हाँ, उसमें आगे food groups आ जाते हैं जो avoid करने चाहिए, trans fats वगैरह, and जो आपके health को, metabolism को boost कर सकते हैं, वो आगे food groups हैं. But general rule of thumb for weight gain and loss should be your calorie intake. ठीक है. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हम जैसे लोगों के लिए खास तौर पे होता है, जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं या वर्किंग क्लास होती है, उसके लिए कि जी जिम स्टार्ट किया, बड़े एंथुजियास्टिक थे. खवातीन में भी होता है ये, 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, थक गए, दिल नहीं किया. तो ये जो कंसिस्टेंसी है, इसका कोई पैटर्न, कोई फार्मूला हमें बताएं कि कैसे हम मुस्तकिल मिजाज रहें ताकि हम मुसलसल सेहतयाब रहें और ठीक रहें. सो आई फील लोग इसको एक टास्क की तरह जब लेके चलेंगे ना, तो इनकंसिस्टेंसी बीच में आएगी. बिकॉज आपने अपने दिन से कोई 2 घंटे आना जाना, जिम में जाके आना, वहाँ गुजारना, जब लोगों के लिए रूटीन, स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए, आई थिंक इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज रूटीन. कोविड में एक चीज़ अच्छी आई है कि होम वर्कआउट्स एंड ऑनलाइन वर्कआउट ज़्यादा प्रमोट हुए हैं. सो आई थिंक अगर आपकी रूटीन में नहीं आप उसको ला पा रहे, जाना आना टू अ जिम, आई थिंक होम वर्कआउट्स, ऑनलाइन वर्कआउट्स, इतने आप you can hire trainers online to home trainers, ताकि कंसिस्टेंसी सिर्फ इसलिए नहीं रहती बिकॉज आपकी रूटीन इतनी चेंज होती है, यू कांट मैनेज टाइमिंग्स. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कंसिस्टेंसी उस तरह से यू लैक when it comes to fitness. तो उस चीज़ के लिए आई थिंक अपनी easier उसको रूटीन में ले आए तो it'll be easier to manage. Thank you very much राना नादिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं सुबह ज्वाइन किया. राना नादिया हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स इन्होंने दी. सैर हासिल, आज सुबह से सैर हासिल चल रहा है. चलिए शो का वक्त खत्म हो रहा है लेकिन बट वी हैव अ स्टोरी टू शेयर. एशिया कप के हवाले से, एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड क्रिकेट की हम बात करें, एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया है. भाई बात ट्रैवल जबरदस्त है भाई, मौजें लगी हैं. खैर, कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा होटल में और कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगा. इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली और आसिफ अली दोपहर में लाहौर से दुबई पहुंचेंगे. इसके अलावा मोहम्मद हसनैन यूके से मुत्तहिदा अमारात पहुंचेंगे. पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को पता नहीं किसके खिलाफ खेलेगा. भारत के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये 28 अगस्त. अपने मोबाइल फोन्स में रिमाइंडर लगा ले, अलार्म लगा ले. वैसे तो जरूरत नहीं है बट स्टिल बहुत ही जबरदस्त मैच एक्सपेक्ट करें हम. और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी मैच होता है तो हमारी तो एनर्जी लेवल अप हो जाता है, लेकिन वी आर एक्साइटेड फॉर इट. अल्लाह करे. लेकिन हमारे शाहीन आफरीदी नहीं है और उनके लिए कोई लेफ्ट
काम बॉलर लिया नहीं जा रहा, ये लोग बड़े कंसर्न है। रात को तो तजावीज़ भी आ रही थी कि भाई इसको ले लें, इसको ले लें। लेकिन अल्लाह करे बस डिवोशन से मिल के खेले तो दे कैन मेक इट। आई मीन ये कोई लाजमी नहीं है, वी कैन डू इट। वैसे इंडिया के ऊपर हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मौजूद है। प्रेशर तो है। चले जनाब, शो का वक्त खत्म हो गया और चूंकि हम आपसे इजाजत लेते हैं और कल फिर हम आपसे फिर मिलेंगे। सुबह सुबह हमारा और कोई काम नहीं, हम 9 से 11 फिर आ जाएंगे। यही तो काम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।